सार तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी आगे देखेंगे, इसके आगे क्या कहा है, व्याधियों की विशेषता बताई है। ठीक है, व्याधियों की विशेषता यहाँ पे बताई है, कौन कौन सी व्याधियां होती हैं। तो क्या कहा है, औपसर्गिक है, प्राकेवल है और अन्य लक्षण युक्त है। पहले तो व्याधियों की विशेषता में पहले इन्होंने क्या कहा, सारी व्याधियां कैसी होती हैं, या तो साध्य होंगी। ठीक है, साध्य में भी कैसा आता है, सुख साध्य और कृत साध्य, या तो याप्य होंगी या तो प्रत्यक्ष होंगी। ठीक है, ये हमारी सारी व्याधियां ऐसी होती हैं, तीन भेद इसके होते हैं। उसके बाद इनकी तीन तरह से हम परीक्षा करेंगे। कैसी परीक्षा रहेगी, औपसर्गिक है या प्राकेवल है या अन्य लक्षण वाली है। ठीक है, तो ये आ गया व्याधि के बारे में। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इन्होंने कहा है उसी के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू में क्या कहा था, आयु की पहले परीक्षा करनी है और आयु के शेष रहने पर ही हम क्या किसकी परीक्षा करेंगे, रोग की, ऋतु की, अग्नि, वय, देह बल, ठीक है, इन सब की हम परीक्षा करेंगे। तो इसी के सीक्वेंस में ये हमारे पास चीजें इस चैप्टर में चल रही हैं, आतुरोपक्रमणीय अध्याय में चल रही हैं। ठीक है, तो व्याधि हो गई तीन तरह की, साध्य है, याप्य है, प्रत्यक्ष है। उसको फर्दर हमने तीन तरह से परीक्षा उसका किया, कैसे, औपसर्गिक तो नहीं है, कहीं प्राकेवल तो नहीं है, या अन्य लक्षण वाली है, कौन सी वाली व्याधि है। ठीक है, अब इनका हम देखेंगे कैसी कैसी व्याधि कैसी कौन सी वाली होती है। औपसर्गिक के लिए देखो क्या कहा है, औपसर्गिक यानी कि बाद में जो आई है। ठीक, तो क्या है, पूर्वोत्पन्न व्याधि, पहले जो व्याधि उत्पन्न हो गई है, जघन्य उत्तर काल जो, उसके बाद में जो आती है, व्याधि उपसृजति स तन मूल एवं उपद्रव संज्ञा, इसी को ही उपद्रव भी कहते हैं। ठीक है, पहले जो व्याधि उत्पन्न हो गई है, पूर्वोत्पन्न व्याधि है, उसके उत्तर काल में, उसके बाद में उत्पन्न हुई है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं औपसर्गिक, इसी को ही उपद्रव संज्ञक व्याधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारा नंबर 1 औपसर्गिक व्याधि। अब नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 क्या है, प्राकेवल है। तो प्राकेवल के लिए क्या लिखा है, प्रागेव उत्पन्नो, प्राग मतलब पहले। ठीक है, सबसे पहले जो उत्पन्न हुई है, व्याधि अपूर्व रूपो, ठीक है, वो व्याधि पूर्व रूप स्वरूप भी नहीं है। अनुपद्रवश्य, ना तो वो उपद्रव है। ठीक है, ना तो वो पूर्व रूप है ना तो उपद्रव है, बट वो क्या है, वो है एक्चुअल व्याधि। प्राकेवल वो क्या है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली व्याधि है, मेन व्याधि है। ठीक है, प्राकेवल व्याधि वो है जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व संज्ञक व्याधि भी नहीं है और उपद्रव संज्ञक भी नहीं है। ठीक है, उपद्रव स्वरूप भी नहीं है। ये होगी हमारी प्राकेवल। अब तीसरे नंबर की हमारी कौन सी है, अन्य लक्षणों यो भविष्य भविष्याद ख्यापक लिंगम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भविष्य क्या अधिख्यापक है ये, यानी कि भविष्य में होने वाली व्याधि को बता रहा है। तो ऐसा कौन होता है, हमारा पूर्व रूप होता है। ठीक है, सपूर्व रूप संज्ञा, इसी को ही पूर्व रूप बोलते हैं। तो अन्य लक्षण जो है, व्याधि का लक्षण तो नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य में होने वाली व्याधि को वो इंडिकेट कर रहा है, जो कि पूर्व रूप भी कहलाता है। वो क्या है, अन्य लक्षण व्याधि है। तो ये हमारे फर्दर 3 टाइप की परीक्षा हमने कर ली। ठीक है, औपसर्गिक, प्राकेवल और अन्य लक्षण वाली व्याधि हमने देख ली। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के क्या कहते हैं 22 नंबर कोटेशन पे, इनमें उपद्रव युक्त व्याधि की चिकित्सा जो है वो मूल व्याधि तथा उपद्रव में परस्पर विरोध करने वाले नहीं हो। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो या तो हम मूल व्याधि की करेंगे, या तो हम ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे कि जो हमारे मेन डिजीज है उसका वो विरोध ना करता हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बलवान उपद्रव अगर है हमारे पास तो पहले चिकित्सा किसकी करेंगे, उसी बलवान उपद्रव की करेंगे, क्योंकि बलवान है वो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, प्राकेवल व्याधि है हमारी, प्राकेवल कैसी थी, प्रधान व्याधि थी। उसमें तो हम कैसे करते हैं, दोष के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अन्य लक्षण वाली जो व्याधि है, जो कि पूर्वारूपावस्था वाली है, उसमें व्याधि की प्रथम अवस्था की चिकित्सा करने का प्रयत्न करना है, जो हमारी मेन डिजीज होगी। ठीक है, पूर्व रूप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, विचार करेंगे कि कौन सी डिजीज होने वाली है, तो उसकी प्रथम अवस्था के अकॉर्डिंग हम उसकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट पर विचार कर लिया। अब आगे देखो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, नास्ति रोगो बिना दोष, नास्ति रोगो, रोग नहीं होते किसके बिना, बिना दोषारियस्माद विचक्षण, बिना दोष के क्या नहीं होते, रोग नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना है, लक्षण आदि से अनुक्त अज्ञात रोग की चिकित्सा किसके अकॉर्डिंग करनी है, दोषों के अकॉर्डिंग करनी है। अगर हमें लक्षण भी प्रॉपर नहीं पता है तो हम दोषों को देखेंगे, क्या दोष हमें लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चिकित्सा करेंगे। अनुक्तम अपि दोषाणाम लिंगेर व्याधि पाचरेत अपाचरेत। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है। अगर हमें नहीं पता है कौन सी व्याधि है, ठीक है, दोषों के प्रकोप के बिना रोग उत्पन्न नहीं होता है, तो हम लक्षण देखेंगे, कौन सा दोष उसमें बलवान है, उसके अकॉर्डिंग उसका
ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब ये ऋतु के बारे में भी आगे लिखा था, तो ऋतु के डिस्क्रिप्शन तो हमने पहले सब पढ़ लिया है पहले वाले चैप्टर्स में। अब 25th 26th 27th पे यहाँ क्या कह रहे हैं देखो। शीत ऋतु में शीत का प्रतिकार जैसे करते हैं, ठीक है। उष्ण ऋतु में उष्णता का प्रतिकार कैसे करते हैं। बोलने का मतलब क्या है, जैसे शीत ऋतु है, कुछ शीत वाली डिजीज अगर हुई है तो शीत ऋतु में प्रतिकार क्या करते हैं, हम उष्ण चीजों से करते हैं, गर्म चीज देते हैं। और उष्ण ऋतु में कैसा प्रतिकार करते हैं, उसको ठंडा ठंडा खिलाते हैं, ठंडा ठंडा ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरह हमें जो है शीत का प्रतिकार उसके अपोजिट करना है ना, उष्ण ऋतु में उष्णता का प्रतिकार करना है, वैसे करके हमें ट्रीटमेंट करनी है। और क्या कहते हैं, कृत्वा कुर्यात क्रिया प्राप्तम क्रिया कालम न हापते। ठीक है, क्या करेंगे हम, चिकित्सा के समय का क्रिया काल का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम बिल्कुल टाइमली ट्रीटमेंट देंगे, क्रिया काल का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा, ठीक है, टाइम से हमने नहीं किया, या प्राप्त समय आ गया और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट किया है, आवश्यकता से या तो हमने कम ट्रीटमेंट किया है, या तो अधिक ट्रीटमेंट किया है, या तो मिथ्या चिकित्सा की है, तो साध्य रोग भी इस वजह से सफल नहीं होते अगर हमने प्रॉपर क्रिया काल में ट्रीटमेंट नहीं किया है तो। ठीक है, या तो हीन मिथ्या अधिक कर दिया है, या फिर हमने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो साध्य रोग भी क्या है, वो भी साध्य नहीं होंगे, वो भी सफल नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, या हृदय शामयति नान्यम व्याधि करोति। कैसी चिकित्सा हमें करनी है कि जो बड़े हुए दोषों को तो शांत कर दे, शमन कर दे, और अन्य रोगों को भी उत्पन्न नहीं करे। वो क्या है, हमारी वैसी ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ पे यथार्थ चिकित्सा उसको लिखा है। ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन में क्या लिखा है, इसको यथार्थ चिकित्सा कहा है। ठीक है, तो यथार्थ चिकित्सा क्या हुई, जो बढ़े हुए दोषों को तो शांत करे और दूसरा रोग को उत्पन्न ना करे, ये हमारी क्या है, यथार्थ चिकित्सा है। और क्या कह रहे हैं, किंतु मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोगों को उत्पन्न करे, वो क्रिया योग्य नहीं है। ठीक है, वैसे ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है, मूल को तो खत्म कर दिया बट दूसरे रोग उत्पन्न कर दिया। ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट आचार्य चरक ने भी दिया है, और ऐसा ही वाग्भट जी भी कहते हैं। वाग्भट जी क्या कहते हैं, प्रयोगो शमीद व्याधि यो न उदीर्यते। ठीक है, जो हमने ट्रीटमेंट किया उससे क्या है, व्याधि का तो शमन हुआ और दूसरे का उदीर्ण नहीं हुआ। नासो शुद्धस्तु शमयो न कोपे। ठीक है, वैसी ट्रीटमेंट क्या है, शमन करने वाली है, शुद्ध चिकित्सा उसको कहा है। वो कैसी होती है, शमन करने वाली होती है, कोप नहीं करती, दोषों का कोप नहीं करती। ठीक, अब आगे जो है यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, 21वें अध्याय पे क्या कहा था, अन्न को पचने वाली अग्नि के बारे में हमने बात कही थी। ठीक है, वो अग्नि कितनी तरह की होती है, 4 तरह की होती है। अब इसमें भी दोष होते हैं, तो क्या कहा इन्होंने, विषमो वातेन, वात से विषम अग्नि होती है, तीक्ष्ण पित्तेन, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि होती है, मंद श्लेष्मणा, श्लेष्म से कैसी होती है, मंद अग्नि, और चतुर्थ समः सर्व साम्य आदि। ठीक है, सारे जब हमारे दोष साम्य अवस्था में होते हैं तो कैसी सम अग्नि हमारे पास होती है। ठीक है, तो सम अग्नि में कौन से दोष आए, सारे दोष आए। सर्व साम्य साम्य अवस्था में मंद जो अग्नि है वो श्लेष्म वाली होगी, तीक्ष्ण जो है वो पित्त वाली होगी, डाइजेशन के लिए हेल्प करेगी, और विषम जो है वो वातज दोष वाली अग्नि होगी। ठीक, अब आगे देखो 29 नंबर कोटेशन पे यहाँ क्या है, इन अग्नियों के साइंस दिए हैं, कैसे हमें पहचानना है कौन सी जो है हमारी अग्नि कौन सी है। तो सबसे पहले क्या है, सम अग्नि के लिए लिखा है, क्या लिखा है, समय दोषे। क्या लिखा है देखो, यथा कालम उपयुक्तम अन्नम, जो हमने काल से उसको अन्न दिया, सम्यक पचती, उसका क्या कर रहा है, वो सम्यक पाचन कर रहा है। तो ये क्या है, और दोष भी हमारे कैसे हैं, दोषों को समान मात्रा में लेके आ रहा है, वो है हमारी सम अग्नि। ठीक है, यथा काल उपयुक्तम अन्नम सम्यक पचती, और ये है हमारी सम अग्नि, समः, इसमें दोष क्या रहते हैं, ये भी सम रहते हैं। नेक्स्ट देखो विषम अग्नि के लिए देखो क्या लिखा है, कदाचित सम्यक पचती, कभी कभी तो सम्यक पचन हो रहा है, कदाचित क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, आधमान शूल उदावर्त अतिसार जठर गौरव कर देगा, आंत्र कूजन कर देगा, प्रवाहवनी कर देगा। ठीक है, तो कभी क्या हो रहा है, आधमान शूल उदावर्त अतिसार जठर गौरव आंत्र कूजन और प्रवाहिका हो रही है। ये कौन सी अग्नि हुई, ये विषम अग्नि हुई, कभी लेफ्ट चल रहा है, कभी राइट चल रहा है, कभी लेफ्ट चल रहा है, कभी राइट चल रहा है। ठीक है, तो ये है विषम अग्नि। नेक्स्ट देखो तीक्ष्ण अग्नि के लिए क्या लिखा है, सप्रभूतम उपयुक्तम अन्नम आशु पचती, बहुत सारा अन्न था उसको भी कैसे किया इसने, फटाफट पचा लिया, आशु पचती, ये है तीक्ष्ण अग्नि। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एव अभिवर्धमानो अत्यग्नि इत्य भाषते, इससे भी अगर बढ़ गई तो उसकी भाषा, उसको क्या बोलते हैं हम, अत्यग्नि कहते हैं।
मुहुर्मुहु। अब उसको बार बार हमने क्या दिया, प्रभूत उपयुक्तम अन्नम, ठीक है, बहुत सारा अन्न दिया। बार बार हमने क्या दिया, बहुत सारा प्रभूत अन्न दिया, बहुत सारा अन्न दिया। उसको भी क्या कर रही है, आशुतरम पचती, एकदम से पचा दे रही है। कौन सी अग्नि है ये है अत्यग्नि। और क्या कह रहे हैं, पाक अंते, अत्यग्नि में जब पाक हो गया, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, गल तालु ओष्ठ में शोष होगा, दाह होगा, संताप होगा। ठीक है, वो अग्नि इतनी बड़ी हुई है कि अब जो हमारे ऊपर वाले इसोफेजस से ऊपर वाले पार्ट है, इसमें क्या कर रही है, गल तालु ओष्ठ में शोष कर रही है, दाह कर रही है, संताप कर रही है। ठीक है, ये है अत्यग्नि। नेक्स्ट देखो मंद अग्नि के लिए क्या क्या लिखा है। मंद अग्नि में क्या है, यस्तु अल्पम उपयुक्तम अन्न। ठीक है, थोड़ा ही हमने अन्न दिया, फिर भी क्या करेगी, उदर रोग करेगी, शिरो गौरव करेगी, कास करेगी, श्वास करेगी, प्रसेक करेगी। ठीक है, लाला स्राव उसको आएगा, और क्या छर्दी उसको आएगी, गात्र सदन उसका होगा। कैसी लक्षण आपको लग रही है, ये ऐसे लग रहे हैं ना कि आम रस बना हुआ है। ठीक है, आम जो है वो जो रस बना हुआ है, रस आहार बना हुआ है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सारे लक्षण वैसे ही हैं, वही सारे मंदग्नि में देखने को मिलेंगे। तो उसका फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, रस जो है वो प्रॉपर नहीं बना। ठीक है, आम है भी, तो कैसे कैसे लक्षण किस तरह के मिलेंगे, उदर रोग, शिरो गौरव, काश, श्वास, प्रसेक, छर्दी उसको मिलेगी, और क्या मिलेगा, गात्र सदन मिलेगा। तो ये सारे लक्षण किसके आ रहे हैं, मंद अग्नि के आ रहे हैं। विमर्श में देखो क्या कह रहे हैं, अत्यग्नि को भस्म अग्नि कहा है, भस्म का अग्नि। ठीक है, क्या कहा है, भस्म अग्नि कहा है। किसने कहा है, यहाँ पे वृंद माधव जी का स्टेटमेंट दिया है, योग रत्नाकर जी का स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ वृंद माधव जी ने क्या किया, वर्धमानो भवे तीक्ष्णो भस्म काख्यो महानला, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अनिल होता है, ऐसा ये कह रही है। और योग रत्नाकर जी ने भी एक स्टेटमेंट इसमें दिया है, भस्म की इसको कहा है। ठीक, आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, विषम अग्नि क्या करेगी, वातजन्य रोगों को उत्पन्न करेगी, तीक्ष्ण अग्नि पित्तजन्य रोगों को उत्पन्न करेगी, और मंद अग्नि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब यहाँ दिया है हमारे पास इन अग्नियों का ट्रीटमेंट। ठीक, ट्रीटमेंट को हम याद कर लेंगे अच्छे से समझ के। अभी तक हमने अग्नियों को समझ लिया कैसे कैसे। तो पहले सम अग्नि थी, उसको क्या कहा, समय परिरक्षणम कुर्वीत। ठीक है, सम अग्नि की हमें रक्षा करनी है। ठीक है, उसको मेंटेन करना है हमें। नेक्स्ट विषम के लिए देखो क्या है, विषम में कौन सा दोष था, वातज दोष था। तो वातज दोष के लिए हम क्या देंगे, स्निग्ध अम्ल लवण देंगे। ठीक है, मधुर नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा जो है बाकी चीजें दे रहे हैं, क्योंकि मधुर देने से वो तो विषम है ना, कभी वो हैवीनेस कर रही है, कभी वो खाना डाइजेस्ट कर जा रही है। तो ये अभी क्या देंगे, हम उसको स्निग्ध देंगे, अम्ल और लवण क्रिया विशेषे। ठीक है, ये सब क्रियाएं उस पर करेंगे। ठीक, तो याद रहेगा, विषम में एल स्निग्ध अम्ल लवण। नेक्स्ट हमारे पास तीक्ष्ण अग्नि है। तीक्ष्ण अग्नि में दोष कौन सा है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो कैसा दे रहे हैं इसमें, मधुर, स्निग्ध और शीतल विरेकश्च। ठीक है, कैसा आहार दे रहे हैं, मधुर, स्निग्ध, शीत खाद्य पेय, और साथ में क्या देंगे, विरेचन देंगे। पित्त का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, विरेचन है। गॉट इट, क्लियर हो गया। ठीक है, मधुर, स्निग्ध, शीत खाद्य पदार्थ ठंडा ठंडा पित्त में देंगे, और साथ में क्या देंगे, विरेचन देंगे। नेक्स्ट देखो, अत्यग्नि की बात की है, विषम अग्नि के साथ अत्यग्नि भी कहा है। विषम अग्नि ही जब ज्यादा बढ़ जा सॉरी तीक्ष्ण अग्नि ही जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कैसे होती है, अत्यग्नि बन जाती है। तो इसमें क्या लिखा है, विशेषण महिषश्च, भैंस का विशेषकर क्या देना है, क्षीर दूध देना है, दधी देनी है, और सर्पी देनी है। क्यों, क्योंकि भैंस का दूध कैसा कहा है, गुरु कहा है। ठीक है, गुरु अत्यर्थ निद्रा कर होता है, ऐसा हमने अभी पारिक में पढ़ा था पीछे। तो भैंस का महेश का क्या देना है, क्षीर दधी सर्पी। ठीक है, अत्यग्नि में महेश का सब कुछ देना है, ऐसे आपको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखो मंद में क्या लिखा है, मंद में क्या देंगे हम, मंद में कफ है, तो कफ को दूर करने के लिए कैसे कैसे हम आहार देंगे, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय आहार देंगे, और क्या कराएंगे, उसको वमन कराएंगे। वमन से क्या होता है, वमन कफ की बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, वमन कफ के लिए हम वमन कराते हैं। तो क्या आ गया, कटुतिक्त कषाय रस दिया हमने, और वमन से प्रतिकार किया। ठीक है, इजी था ये, याद समझने वाला था सब कुछ। ठीक है, याद आपको हो जाएगा साथ साथ में ही। क्या सम का परिरक्षण किया, विषम का स्निग्ध अम्ल लवण से हमने विशेष क्रिया की, और तीक्ष्ण में हमने क्या किया, मधुर, स्निग्ध और शीत आहार विहार दिया, और साथ में विरेचन करवाया। अत्यग्नि में हमने भैंस का ही क्या क्या दिया, क्षीर दधी सर्पी। मंद अग्नि में कटुतिक्त कषाय भोजन या फिर ट्रीटमेंट, और फिर साथ में वमन दिया है। ठीक, आगे देखो जठर को क्या कह रहे हैं, जठर इज फॉर अग्नि। तो जठर को क्या कह रहे हैं, भगवान, ईश्वर।
ठीक है, अन्नस्य पाचक, अन्न को पचाने वाला है ये सब इसके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ रही है। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं। अन्न का पाचन क्या क्या कह रहे हैं, जठर अग्नि को दीप्त कौन कर रहा है, प्राण अपान समान इन 3 प्रकार की वायुओं से जठर अग्नि दीप्त होती है। जब दीप्त होगी तो वो क्या करेगी, अन्न का पाचन करेगी। ठीक है, तो कौन कौन उसको दीप्त कर रहा है, अग्नि जठर अग्नि के पास कौन है, प्राण है, अपान है और समान है। जठर अग्नि के पास क्या है, प्राण है, अपान है और समान है, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे, अब बल की बात आई। अब हम रोगी का बल देखने वाले थे। नेक्स्ट इसके बाद अग्नि के बाद हमने क्या देखा था, बल देखा था, सॉरी वय देखा था। वय की बात यहाँ पे आ रही, तो वय के लिए क्या लिखा है, 3 तरह का वय है। कौन कौन सा वय है, बाल्यम मध्यम वृद्धम इति, बालावस्था है, मध्यमावस्था है और वृद्धावस्था है। आगे क्या कह रहे हैं, तत्रोन ऊन षोडश वर्षा बाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 16 वर्ष तक बाल की संज्ञा कही है। अब वो भी त्रिविधा है, त्रिविधा, क्षीरप है, क्षीर अन्नाद है और अन्नाद है, क्षीरप क्षीर अन्नाद अन्नाद। ठीक है, क्षीरप क्या है, संवत्सर परा। ठीक है, 1 साल वाला क्षीरप है, क्या करता है वो, सिर्फ दूध पीता है। द्विसंवत्सर परा क्या है, क्षीर अन्नाद है, 2 साल वाला बालक क्षीर और अन्न दोनों पीता है। पर तो अन्नाद आई थी, 2 साल के बाद वाला कैसा है, अन्नाद है, वो अन्न पे वो अन्न खाता है। ठीक है, वो ओनली अन्न खाता है, दूध भी पी सकता है बट अन्न वो मेनली प्रिडोमिनेटली उसके फूड में क्या रहता है, उसके अन्न रहता है। ठीक, तो ये रहा हमारा ऊन षोडश वर्षा वाला बालक, उसको डिवाइड किया क्षीरप क्षीरनाद और अन्नाद में। ठीक है, 1 साल 2 साल और 2 साल के बाद से 16 साल तक का हमारा क्या हुआ, अन्नाद हुआ। नेक्स्ट देखो क्या है, षोडश सप्त त्योर अंतरे मध्यम वय। ठीक है, 60 से 16 तक क्या आया हमारा, मध्यम वय आया। उसमें भी विकल्प कर दिए हैं इन्होंने, क्या, वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि। तो पढ़ते टाइम हमने निमोनिक क्या किया था, वृद्ध के यौवन की संपूर्ण हानि। ठीक, वृद्ध की यौवन की संपूर्ण हानि कब हो जाती है, मध्यम अवस्था में हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, हमारी वृद्धि आती है, क्या लिखा है, आविंशतिर वृद्धि, यानी कि 16 से 20 तक वृद्धि है। अत्रिंशत यौवनम, ठीक है, 20 से 30 क्या हो गया, यौवन हो गया। अचत्वारिंशत सर्व धातु इंद्रिय बल वीर संपूर्णता। ठीक है, संपूर्ण बोला ना इसको, तीसरी जो हमारी स्टेज है 30 to 40 वाली, वहां पे क्या है, संपूर्णता बोली है। इसमें क्या है, इंद्रियां भी हमारी संपूर्ण है, बल भी उसके पास प्रॉपर है, वीर भी उसके पास संपत है। तो ये आया हमारा संपूर्णता वाली स्टेज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ऊर्ध्वम ईशत परिहारिणी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 70 वर्ष की आयु तक क्या है, कुछ कुछ क्षीणता आयु में आने लगेगी। तो ये हो गई हमारी मध्यम अवस्था। अब लास्ट आती है सप्ततेर ऊर्ध्वम, यानी कि 70 से ऊपर क्या आ गई, वृद्धावस्था आ गई। तो वृद्धावस्था में क्या होगा, रक्तादि धातु इंद्रिय बल वीर उत्साह ये क्या है, प्रतिदिन क्षीण होंगे। चर्म में सिलवटें यानी कि झुर्रियां आ जाएंगी, पलित हो जाएगा, खालित्य हो जाएगा, काश श्वास उपद्रव उसको हो जाते हैं, और सारी क्रियाओं में कैसा हो जाता है, बंदा असमर्थ हो जाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जीर्ण आगार में, ठीक है, वृष्टम अवसीदंती, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पुराना मकान कैसा हो जाता है, गिर जाता है, वैसा ही मनुष्य का, वृद्ध मनुष्य का बॉडी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो औषध की मात्रा यहाँ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, हीन और वृद्ध अवस्था को छोड़कर, हीन और वृद्ध अवस्था कौन सी हुई, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसको छोड़कर यानी कि मध्यम अवस्था हमारी जो आई, उसमें क्या करना है हमें, मध्यम अवस्था में उत्तरोत्तर वर्धमान वयोवस्था, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी औषधि भी बढ़ेगी। ठीक, वृद्धावस्था में कैसे, आद्य बाल्यावस्था की अपेक्षा रोगों का प्रतिकार करना चाहिए। तो वृद्ध को भी हम बालक की तरह ही ट्रीट करते हैं रोगों का प्रतिकार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो 38 और 39 नंबर कोटेशन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, क्या कह रहे हैं, बाल्यावस्था में कौन सा दोष बढ़ा रहता है, कफ बढ़ा रहता है। मध्यम अवस्था में कौन सा दोष बढ़ा रहता है, पित्त बढ़ा रहता है। वृद्धावस्था में कौन सा दोष बढ़ता है, वायु बढ़ती है। ये रेफरेंस ये हमने बहुत बार क्रिया शरीर वाले टॉपिक में देखा होगा, लेकिन इसका रेफरेंस, मेन रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ठीक, आगे कह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, दोष आदि का विचार करके और वय का विचार करके भैषज की कल्पना करनी है। भैषज की बात चली है तो उसमें ये कह रहे हैं, अग्नि क्षार कर्म और विरेचन कर्म जो है बालक और वृद्धों के लिए वर्जित है। पर अगर कराना ही पड़े तो हम कैसे करेंगे, मृदु औषधियों से उनका यूज करेंगे। ठीक है, मृदु औषधियों से उसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, बकरी की मिंगी, ठीक है, इनसे अग्निकर्म, मृदु क्षार यूज करेंगे, गुलाब का पुष्प यूज करेंगे।
ये क्या करते हैं, मुनक्का मलतासी मृदु विरेचन कराते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें अग्नि क्षार और विरेचन कर्म करना है तो इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, स्थूल और कृश जो है, स्थूल कृश और मध्य, ऐसे देह के तीन भेद बोले हैं। ठीक है, या तो मोटा होगा कोई, या तो कृश होगा, या तो बीच वाला होगा। ठीक है, स्थूल कृश मध्यम। ठीक, सर्वदा स्थूल देह का हमें क्या करना है, कर्षण करना है, कर्षेद बृहत् चपी। ठीक है, सदा कर्षेद बृहत् चपी सदा, तो सर्वदा स्थूल देह का क्या करना है, कर्षण करना है। और स्थूल कृशो न रहा, इसमें इस तरह से आएगा, कर्षेद बृहद, इसमें सीक्वेंस क्या है, कर्षेद किसका करना है, स्थूल का करना है, और बृहण किसका करना है, कृष का करना है। ठीक है, कृष देह का बृहण करना है। कर्षेद बृहद चापी सदा स्थूल कृषो नरो। ठीक है, रक्षणश्चैव मध्यस्थ, अब मध्य देह का क्या करना है, संरक्षण करना है। कुर्वीत सत्तम भिषक, ऐसा हमें करना है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, बल के गुणों का वर्णन 15 चैप्टर में हमने देख लिया था ओज के साथ साथ। ठीक, इसके आगे क्या कह रहे हैं, कुछ जो दुर्बल मनुष्य है, कृष्ण मनुष्य है, वो भी बलवान होते हैं, और जो स्थूल आदमी वो कैसे होते हैं, अल्प बल वाले होते हैं। इसलिए हमें क्या चेक करना है, स्थिरत्व व्यायाम बले वैद्य परिगतता, तो बल की परीक्षा कैसे करनी है किसी की, देह की स्थिरता, स्थिरत्व से और व्यायाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका पूछा गया है पहले कि बल की परीक्षा आचार्य ने कैसे बताई है। बल की परीक्षा अगर करनी है तो किस तरह से, दो चीजों से करेंगे, एक तो व्यायाम वो कितना करता है, ठीक है, और दूसरा स्थिरता उसकी बॉडी में कितनी है। तो ये हमारी बल की परीक्षा के लिए आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सत्व की बात कर रहे हैं अब। ठीक, सत्व की बात कर रहे हैं, ताकि छेदे भेदे शस्त्र कर्म करेंगे तो वो दुखी होगा या नहीं होगा, है ना, सत्ववान मनुष्य होगा तो वो दुखी नहीं होगा। ठीक है, उसी की अब आगे बात चलेगी। अब क्या कह रहे हैं, सत्व गुण वाला जो मनुष्य है, ठीक, उसमें कैसा रहता है, वो आत्मबल अच्छा रहता है। ठीक है, आत्मबल से आत्मा या मन को दृढ़ कर लेता है अपने, और शारीरिक और मानसिक सारे दुखों को सहन कर लेता है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आत्मबल इतना अच्छा होता है, उनका सत्व इतना अच्छा होता है कि उनका बॉडी और मन जो है वो दृढ़ रहता है सारी कंडीशंस पे। ठीक है, ज्यादा खुशी है तो भी वो न्यूट्रल रहते हैं, ज्यादा दुख है तो भी न्यूट्रल रहते हैं। ऐसे लोग कैसे हैं, सत्व गुण वाले हैं। नेक्स्ट देखो, रजोगुणी मनुष्य है। रजोगुणी मनुष्य थोड़ा चंचल रहता है ना, उसको सहारा मिलता है तो वो दुखों को सहन कर लेता है। किसी को मतलब किसी का शोल्डर चाहिए होता है तो वो दुखों को सहन कर लेता है। ये कौन सा है, रजोगुणी मनुष्य है। सहारा मिलने पर जो क्या है, वो अपने मन को शांत कर ले रहा है। और लास्ट में आता है तामसिक मनुष्य। तामसिक मनुष्य ही सैड सैड पर्सन है ये। अब कैसा है ये मनुष्य, किसी तरह के भी दुख को सहन नहीं कर पाता, बस उसको यही लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये तामस प्रकृति वाला मनुष्य है। ठीक, कैसा होना चाहिए मनुष्य को, सत्ववान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, जो सेवन किया हुआ मधुर लवण आदि रस है, व्यायाम है, अन्य पदार्थ जिसके लिए सुखकारी है, वो क्या होते हैं, साथ में होते हैं, है ना। जिसके लिए जो सुखकारी है, यो रस कल्पते यस्य सुखायेत निषेवते, सुख से वो सेवन कर रहा है तो वो क्या है, वो साथ में है। ठीक, अब यहाँ पे बात चल रही है देश की। तो देश का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया है आतुरोपक्रमणी अध्याय में। कौन कौन से देश लिखे हैं, जैसे सबने बताए हैं, अनूप जंगल साधारण। ठीक है, यही 3 देश इन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं अनूप देश की बात कर रही हैं। क्या लिख रहे हैं अनूप देश के लिए, बहुउदक है, इसमें बहुत सारा पानी है, निम्न उन्नत नदी वर्ष गहनो। ठीक है, वर्षा जहाँ पे होती रहती है, और नदी यहाँ पे है, थोड़ा सा खोदेंगे तो वहां पे क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। मृदु शीत अनिलो, अनिल कैसी है, मृदु शीत है। बहु महापर्वत वृक्षो, तो पर्वत वृक्ष भी है वहां पे। ठीक है, और मनुष्य कैसे, मृदु सुकुमार उपचित शरीर मनुष्य प्राय, मृदु हैं, सुकुमार हैं। ठीक है, तो ये जगह कैसी है, ये अनूप देश वाली जगह है। और रोग कैसे होंगे यहाँ पे, कफ और वात रोग भूयिष्ठ है ये जगह। ठीक है, कफ और वात रोग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, पर्वत वृक्ष की संख्या अधिक है। पुरुष कैसे हैं, उपचित हैं तो हृष्ट पुष्ट, बट कैसे हैं, सुकुमार हैं। ये जगह कौन सी हो गई, आनूप देश हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट देखो जंगल के लिए क्या कह रहे हैं, आकाश समान। ठीक है, ऊपर नीचे कैसा है, सम है, आकाश की तरह ऊपर नीचे सम है। और क्या लिखा है, प्रविरल अल्प कंटक वृक्ष प्रायो। ठीक है, छोटे दूर दूर होंगे पेड़, और कैसे होंगे, छोटे होंगे, और कैसे होंगे, कांटे वाले पेड़ होंगे ज्यादातर। ठीक, जैसे कि खैर हो गया। और क्या लिखा है, अल्प वर्षा, बारिश भी कम होगी। प्रस्रवणम उदपानो
उदक प्रायः, ठीक है। पानी जो है वो भी यहाँ पे कम मिलेगा, जो उसकी बावड़ी कूप वगैरह होंगे उसमें क्या है, पानी का अमाउंट कम मिलेगा। उष्ण दारुण वायु कैसी चलेगी, उष्ण और दारुण होगी। प्रविरल अल्प शैल, ठीक है, प्रविरल दूर दूर जो है पहाड़ होंगे, और कैसे होंगे, अल्प होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़। स्थिर है मनुष्य, यहाँ के कृष हैं, ठीक है, स्थिर है कृष हैं, ऊपर कैसे थे, उपचित थे, ऐसे हमें मनुष्य मिलेंगे। और कैसे रोग यहाँ पे होते हैं, वात पित्त रोग भूइष्टम, कैसे रोग होते हैं, वात पित्त रोग भूइष्ठी क्लेश है। ठीक, आगे आ जाओ। और जो हमारा बचा साधारण, ये उभय देश लक्षण वाला है, मिक्स्ड लक्षणों वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ शीत वर्षा गर्मी हवा ये समान रहते हो, मनुष्य वात आदि दोष भी सामान्य अवस्था में वहां पे रहते हैं। तो ये एक देश है हमारा सामान्य, ठीक है, वहां पे क्या है, सब कुछ शीत वर्षा गर्मी हवा ये समान रहती है, तो वात आदि दोष भी इनके साम्य अवस्था में रहते हैं। अच्छा, हमने क्या देखा, कफ वात पित्त जो है किसमें है, वात पित्त जंगल वाले देश में, देश के लोगों की बॉडी जो है वो वात पित्त, जो यहाँ पे रोग ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसमें ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। साध्य साध्यता की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देश है, प्रकृति है, साथ में है ऋतु है, इसके विपरीत और चिरकाल से अगर उत्पन्न हमारी व्याधि नहीं है, भिषक भी हमारे पास अवेलेबल है, औषध भी अवेलेबल है, जो हमारा रोगी है उसका बल सत्व आयु भी समृद्ध है, उपद्रव रहित है, तो हमारे पास पांच का अग्नि भी उसका सही है, तो रोग कैसा है, अतीव सुख साध्य है, क्योंकि उसका देश प्रकृति साथ में ऋतु अलग है, तो अलग है तो वो इजिली ट्रीटेबल है। पर अगर इसके विपरीत लक्षण है, देश प्रकृति साथ में ऋतु ये सब है, ठीक है, और हमारा भिषक या औषध जो हमारा चतुष्पाद है वो प्रॉपर संपन्न नहीं है, तो रोग कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, इसमें 56 नंबर कोटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया शंकर की यहाँ बात की है, क्या कह रहे हैं, क्रियास्तु गुणा लाभे क्रिया मन्यम प्रयोजित पूर्वस्याम शांत वेगायाम न क्रिया संकरो हितः, कि हमने क्या किया, एक क्रिया की पहले वमन विरेचन में से कुछ एक, या फिर हमने कोई उसको मेडिसिन दी, रस भस्म घृत तैलासव, ये इसमें से कोई एक चिकित्सा दी, ठीक है। अब इसमें गुण लाभ नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें उस जो हमने ट्रीटमेंट पहले दिया है उसका वेग शांत होने का वेट करना है, उसके बाद हमें दूसरी क्रिया शुरू करनी है, ठीक है। दोनों क्रियाओं को हमें इकट्ठा नहीं यूज करना है, ठीक है, इकट्ठा यूज किया तो क्या उत्पन्न करेगी, वो संकर्य उत्पन्न करेगी, इसी को ही कहते हैं क्रिया संकर। क्रिया संकर क्या हो गया, कि एक अभी पहले हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, अभी उसका वेग शांत नहीं हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट हमने साथ में दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया शंकर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया शंकर का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया है, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है ये, इजी है, एक दो बार पढ़ के आपको अच्छे से याद सब हो जाएगा, ओके। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली शेयर इट।